नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय रा अकेडमी यूट्यूब चैनल। मेरे इस रा अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो हर एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा, चाहे किसी भी एग्जाम को आप लेकर के देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि भारत के उत्तरी भाग में लौह युग प्रारंभ हुआ, यानी उत्तरी भाग में लौह युग शुरू हुआ। कृषि कार्य के लिए नवीन उपकरणों का निर्माण होने लगा और कृषि लोगों का प्रमुख व्यवसाय इस काल में बन चुका था। उत्तरी उत्तरी भाग में लौह युग शुरू हुआ, लौह युग प्रारंभ हुआ। उत्तरी भाग में लौह युग प्रारंभ हुआ। कृषि कार्य के लिए नवीन उपकरणों का निर्माण होने लगा। नए नए उपकरण, यह नए नए उपकरण लोहे के बनने लगे, निर्माण होने लगा, नए नए उपकरण का निर्माण होने लगा। और यहाँ पर कृषि जो है वो लोगों का प्रमुख व्यवसाय बन चुका था। कृषि लोगों का प्रमुख व्यवसाय बन चुका था इस काल में। कृषि कृषि लोगों का प्रमुख व्यवसाय बन चुका था। दोस्तों, कृषि के प्रसार से, यानी जैसे जैसे कृषि बढ़ती गई, काबाइली संगठन में विघटन हुआ एवं कबीले एक दूसरे में विलीन होकर एक बड़े क्षेत्रगत जनपदों के रूप में सामने आए। यानी कृषि के प्रसार से, जैसे जैसे कृषि का कार्य बढ़ने लगा, कृषि के प्रसार से जो काबाइली हैं, काबाइली संगठन में क्या हो गया? विघटन हो गया, विघटन हुआ एवं कबीले एक दूसरे में क्या हो गए? फिर विलीन हो गए। विलीन होकर एक बड़े क्षेत्रगत जनपदों के रूप में, सामने आए। दोस्तों, इस काल में अस्थायी रूप से खेती के लिए लोहे की कुल्हाड़ी से जंगल को साफ किया गया। जंगल को साफ किया गया, किससे किया गया? लोहे की कुल्हाड़ी, क्योंकि लोहा का प्रयोग इस काल में ज्यादा होने लगा। दोस्तों, इस काल में धान प्रमुख फसल बन गई। और भी फसल बोई जाती थी, लेकिन जो धान है वह मेन फसल बन गई। जहां ऋग्वैदिक कालीन समाज पशुचारण था, वहीं पर उत्तर वैदिक कालीन समाज कृषि प्रधान समाज था। ऋग्वैदिक समाज, आपको पिछली वीडियो में बताया गया था, जहां ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था? वह पशुचारण था, पशुचारण। और उत्तर वैदिक कालीन समाज क्या हो गया? वह कृषि प्रधान समाज हो गया, कृषि प्रधान। जहां ऋग्वैदिक कालीन समाज पशुचारण था, वहीं पर उत्तर वैदिक कालीन समाज कृषि प्रधान समाज हो गया। दोस्तों, इस काल के लोग, यानी उत्तर वैदिक काल के लोग 4 तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे, यानी यह 4 तरह के बर्तनों से परिचित थे। कौन कौन से थे वो देख लीजिए आप लोग। काले रंग के मृत भांड थे, काले रंग के मृत भांड। फिर काले एवं लाल रंग के मिश्रित मृत भांड। उसके बाद चित्रित धूसर मृत भांड और तथा लाल रंग के मृत भांड का यह लोग उपयोग ज्यादा करते थे। इस काल के लोग, यानी उत्तर वैदिक काल के लोग 4 तरह के बर्तनों से परिचित थे। काले रंग के मृत भांड, काले एवं लाल रंग के मिश्रित मृत भांड, चित्रित धूसर मृत भांड तथा लाल मृत भांड का यह लोग उपयोग करते थे, यानी यह लोग परिचित थे। काले, चित्रित धूसर, चित्रित धूसर मृत भांड ये लोग जानते थे। लाल मृत भांड से यह लोग परिचित थे। तथा काले एवं लाल, काले एवं लाल यानी मिश्रित मृत भांड से भी यह लोग परिचित थे। दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों में
श्रेष्ठिन का भी उल्लेख किया गया है, जो श्रेणी का मुख्य व्यापारी होता था। श्रेष्ठिन शब्द यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। श्रेष्ठिन यह कहाँ पे मिला है? ब्राह्मण ग्रंथों में। जो श्रेणी का मुख्य व्यापारी होता था। इस समय तक विभिन्न शिल्पों और कलाओं में निपुणता हासिल करके आर्य उत्तरी गंगा के मैदानी इलाकों में अस्थायी रूप से बस चुके थे। उत्तरी गंगा के मैदानी इलाकों में यह लोग बस चुके थे। काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा हल खींचे जाने का वर्णन मिलता है। काठक संहिता यह सब जो मैं पढ़ा रहा हूं, अब इसको नोट भी कर लीजिएगा दोस्तों। काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा हल खींचे जाने का वर्णन मिलता है। बड़े बैल को महोक्ष कहा जाता है। यह सब पॉइंट नोट करने योग्य है। महोक्ष कहा जाता है। दोस्तों यह लोग स्वर्ण, लोहे के अतिरिक्त टीन, तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो चुके थे। दोस्तों आपको बता दूं कि यह लोग खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए गोबर के खाद का प्रयोग में आने लगी तथा सिंचाई के लिए पानी नालियों के द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता था। खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए यह लोग गोबर के खाद का प्रयोग करते थे तथा सिंचाई के लिए पानी नालियों के द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता था। उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए यह लोग गोबर का प्रयोग करते थे। गोबर के खाद का उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए या गोबर के खाद का प्रयोग करते थे और सिंचाई के लिए नालियों का, जिसमें पानी बहता था, का प्रयोग करते थे और इसी से यह लोग अपने खेत सींचते थे और उर्वरा शक्ति बढ़ाते थे तथा विभिन्न फसलों के बोने और उनको काटने के समय भी निश्चित हो चुका था कि कौन फसल किस समय बोई जाए, यह भी निश्चित यह लोग कर लिए थे। दोस्तों निष्क, शतमान, प्राद, कृष्णल, रत्तिका और गुम्फा माप की इकाइयां हैं। माप की इकाइयां कौन कौन सी हैं? तो है निष्क, शतमान, प्राद, कृष्णल, रत्तिका और गुम्फा, यह सब माप की इकाइयां हैं। यह जो निष्क है ना, वह पहले ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, जो इस काल में मुद्रा माने जाने लगा। ये निष्क पहले ऋग्वैदिक काल में यह स्वर्ण आभूषण था और इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में यह मुद्रा माने जाने लगा। दोस्तों इस काल में ग्रंथों में वाणिज्यिक शब्द मिलता है, जिससे पता चलता है कि इस काल में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। यह व्यापारी मुख्य रूप से वैश्य ही होते थे, जो व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। इस काल में ग्रंथों में वाणिज्यिक शब्द मिलता है। वाणिज्य शब्द मिलता है, इससे यह पता चलता है कि इस काल में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था और यह व्यापारी मुख्य रूप से वैश्य होते थे, जो व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। दोस्तों आपको यह भी पढ़ने में आ जाएगा कहीं कहीं पर कि व्यापार जो था वो पण द्वारा संपन्न होता था। पण, यह पॉइंट आप याद रखिएगा। व्यापार जो है वह पण द्वारा संपन्न होता था। दोस्तों इस काल में मुद्रा की शुरुआत हो चुकी थी, परंतु सामान्य लेन देन के वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। मुद्रा की शुरुआत तो हो चुकी थी इस काल में, लेकिन सामान्य लेन देन में बार्टर सिस्टम का ही उपयोग किया जाता था। यानी आप हमें टमाटर दो, हम आपको आलू दें, ये वाला सिस्टम अभी भी चल रहा था। दोस्तों निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद जो है यह सब मुद्रा के प्रकार थे। सिक्कों का प्रयोग नियमित प्रचलन में नहीं था। सिक्कों का उपयोग अभी नियमित रूप से नहीं होता था। दोस्तों आपको बता दूं कि इस काल में
वस्तु निर्माण उद्योग जो है वह एक प्रमुख उद्योग था। वस्तु निर्माण उद्योग इस काल में एक प्रमुख उद्योग था। जो वह एक प्रमुख उद्योग था, वस्तु निर्माण जो एक प्रमुख उद्योग था। उन जो है उर्ण कहा जाता था। यहाँ पर उन को क्या कहा जाता था, ये पॉइंट आप नोट करिएगा। उर्ण। सन को सज कहा जाता था, जिसका उल्लेख इस काल में मिलता है। दोस्तों, इस काल में धातु को गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। धातु शिल्प का उद्योग लग चुका था। यह भी कहा जाता है कि तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण भी इस काल में बनाए जाते थे। दोस्तों, इस काल में ऋण की संख्या जो है वह 3 थी। पितृ ऋण होता था, ऋषि ऋण होता था, देव ऋण होता था। और कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को 3 श्रेणियों से छुटकारा पाना होता था, और ऋणों से छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता था उस काल में। दोस्तों, जो पितृ ऋण है, यह संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। ऋषि ऋण जो है वह अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। और लास्ट में है देव ऋण। धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। पितृ ऋण है, इस काल में 3 ऋण है। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। देव ऋण। जो देव ऋण है वह धार्मिक अनुष्ठानों एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। ऋषि ऋण जो है वह आप अभी हमने बताया, ये अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। और पितृ ऋण है जो संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। तो यह 3 ऋण आप दोस्तों याद रखिएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लगभग 12 मिनट से ऊपर चला गया। अगर दोस्तों जितना भी इस वीडियो में पढ़ाया गया है वह आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, तो दोस्तों हमें नहीं लगता कि उत्तर वैदिक काल से आपको कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा तो आप वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए और थोड़ा ध्यान लगा कर पढ़िए। तो दोस्तों, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त हमें। धन्यवाद।